हेलो। ठीक। आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल? ओके। ठीक है। ओके। क्या देखा था लास्ट सेशंस के अंदर हमने? फंडास के बारे में देख रहे थे हम। राइट। फंडास के बारे में पढ़ रहे थे। क्या देखा था फंडास के अंदर? हेलो। ओके। तर लास्ट सेशन्स मध्ये आपण बघितलं पंडास बद्दल स्टडी करत होतो आपण. पंडास एक पायथनची लायब्ररी आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो की जे पण आपले डेटा सेट्स असतील, अवेलेबल डेटा सेट्स असतील, डेटा सेट्सला अपलोड करतो आणि त्या डेटा सेट्सवर काम करतो, वर्क करतो. जसं की फॉर एक्झाम्पल मॉडिफाईंग द डेटा. ओके. रीडिंग रायटिंग द डेटा, अंडरस्टँडिंग द डेटा. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अपडेशन डिलिशन हे सगळे काम करत असतो. तर हे सगळं पंडाच्या हेल्पने होतं. आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर आपण बघितलं, त्याला अपलोड केलेलं होतं आपण ज्युपिटर नोटबुक वरती किंवा गुगल कोलॅब पण आपण यूज केलेला होता. आणि त्याच्यावरती अपलोड करून आपण त्याच्यावरती खूप सारे काम केले. लाईक फर्स्ट ऑफ ऑल आपण अपलोड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये हेड केलं, टेल केलं. आय लॉग फंक्शन्सने आपण सगळी व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन काढली. तर याच्यामुळे काय झालं की खूप सारी अंडरस्टँडिंग झाली डेटाज बद्दल. कारण की सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट काय कन्सेप्ट आहे की जेव्हा पण आपण डेटाज घेतो, कारण की आपलं काम तर युजली डेटाज वरतीच होणार आहे पूर्णपणे काम. आणि जेव्हा आपण डेटाज घेतो तेव्हा त्या डेटाला अंडरस्टँड करणं हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट असतं. जोपर्यंत आपण डेटाला अंडरस्टँड करत नाही तोपर्यंत आपण नेक्स्ट पोझिशनवर जाऊ शकत नाही. याचा मिनिंग असा आहे की जोपर्यंत आपण डेटा समजत नाही आपल्याला, तोपर्यंत आपण त्या डेटावरती काम पण करू शकत नाही. आणि डेटा तर खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे हे आपण बघितलं होतं की ह्युमन बी, मशीन्स पण, सिस्टम पण, कम्प्युटर्स पण सगळे डेटाज वरती वर्क करतात. डेटाच्या अकॉर्डिंग कन्सेप्ट शिकत असतात आणि त्या डेटानुसार वर्क करत असतात. इव्हनली जे पण फिजिकली लॉजिकली गोष्टी अवेलेबल आहेत त्या सगळ्या डेटाज वरतीच वर्क होत असतात. जसं फॉर एक्झाम्पल एक छोटं शॉपकीपरचं शॉपचं दुकान असू द्या, छोटं त्या दुकानामध्ये पण तो डेटा कलेक्ट करून ठेवत असतो. जसं की जे पण मटेरियल त्याने विकलं आणि जे पण मटेरियल शिल्लक राहिलेले आहे त्याच्याकडे, तर तो कलेक्ट करून लिहित असतो तो की माझ्याकडे हे एमटी झालेलं आहे, ह्याला रिस्टॉक करायचं आहे, ते लिहून ठेवत असतो. आता तो पहिल्या वेळेस लिहून ठेवत होता, डेटा तर कलेक्ट करून ठेवत होता. आता ते सिस्टम मध्ये काही जण अपलोड करून ठेवतात, मोबाईलमध्ये सिस्टम्स मध्ये अपलोड करून ठेवतात. म्हणजे डेटाचं काम एक छोट्या लेवलच्या शॉप पासून, दुकानापासून तर मोठ्या लेवल आयटी लेवलची मोठी एक कंपनी त्याच्यापर्यंत डेटामध्येच काम होतं. इव्हनली तुमचे बिझनेसेस असतील किंवा तुमचे काय आयडियाज असतील, तुमचं काय काय चाललेले असेल गोष्टी, ते पण डेटावरतीच होतात. जसे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही काय कन्सेप्ट काय काय शिकला, काय काय या दिवशी केलं, काय काय झालं, ते सगळं डेटा स्टोअर होत असतो. जसं फॉर एक्झाम्पल तुमच्या डे टू डे लाईफ मध्ये ट्रान्झॅक्शन्सचा डेटा, तुम्ही ट्रान्झॅक्शन्स करता ना, फोन पे वर करता किंवा गुगल पेने वगैरे ट्रान्झॅक्शन्स करता, तो डेटा कुठे ना कुठे स्टोअर राहत असतो. तुमचे डे टू डे ऍक्टिव्हिटीज, जसं की व्हॉट्सअपवर खूप जण मेसेज पाठवतात, चॅटिंग्स वगैरे होते, किंवा तुम्ही काय पोस्ट करता, तो डेटा कुठे ना कुठे सिक्युअर स्टोअर आहे. तुम्ही फोटोज काढता तुमचे, ते तो डेटा कुठे ना कुठे सिक्युअर आहे. तर ह्या सगळ्या कन्सेप्टमध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की हे डेटा मॅनेज करून आपल्याला बॅकएंड मध्ये कुठे ना कुठे डेटा स्टोअर करून ठेवावा लागेल. बट त्या डेटाला मॅनेज करून ठेवणे, आपल्या नीडनुसार त्याला ऍक्सेस करता येणे, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. ठीक आहे. आता ते डेटा कसं काय ऍक्सेस होणार, आपण कसं काय ऍक्सेस करू शकणार तो डेटा, तो खूप मोठी कन्सेप्ट आहे. कारण की जर आपण डेटा डे टू डे जर आपल्याला लागतोय समथिंग, काही एक फोटो आपल्याला लागतील, तर ती फोटो आपण ऍक्सेस करायचं ट्राय करतोय, बट ते फोटो सापडत नाहीये आपल्याला. तर इथं खूप मोठं प्रॉब्लेम्स होतो त्या टाइमला. तर तसंच आहे मोठ्या मोठ्या बिझनेसेसमध्ये, आयटी कंपनीजमध्ये, की कंपनीजकडे त्यांचा नीडनुसार लागणारा खूप सारा डेटा असतो, खूप सारा लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा असतो. त्यांना त्या डेटावरून खूप सारे ऍक्शन्स घ्यायचे असतात, खूप सारे डिसिजन्स घ्यायचे असतात. त्या डेटाला मॅनेज करून ठेवायचं असतं. त्या डेटावरून त्यांना खूप सारे प्रेडिक्शन्स करायचे असतात. इव्हनली त्या डेटावरून खूप साऱ्या मशीनला ट्रेन करायचे असतात, खूप सारे सिस्टम बनवायचे असतात, एआय जनरेट करायचं असतं, मशीन लर्निंग करायचे असते. तर त्या टायमाला दॅट पॉइंट तो डेटा सापडत नाही. त्यामुळे आपण काय करतो,
त्या डेटाजला घेतो, स्वतः आपण अंडरस्टँड करतो पांडाच्या पायथनच्या हेल्पनी, आणि त्या डेटाजला नंतर आपण कंपनीजच्या जसं की पॉवर बायचं टूल आहे आपल्याकडे, त्या टूल्स वरती घेऊन जाऊन व्हिज्युअलाइज करतो, सिम्प्लिफाय करून घेण्याचं काम आपण करत असतो. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करत असतो. तर हे जनरली काम जे आहे ते पांडाज आणि पायथनच्या हेल्पने होतं. आता याच्या मागे आपण रिझन्स पण एक डिस्कस केल्या होत्या लास्ट सेशन्स मध्ये, की का आपण पांडाजच का यूज करतो, का आपण पायथनच यूज करतो. कारण की आपल्याला माहिती आहे की एक्सेल मध्ये डेटाला मॅनेज करून ठेवायचं म्हणल्यावर खूप जास्त अवघड काम आहे. जर आपण थोड्या एंट्रीज वरती तर एक्सेल मध्ये मॅनेज करून ठेवू शकतो, पण जेव्हा मोठा डेटा असेल तेव्हा त्या केसेसमध्ये आपण त्याच्यामध्ये मॅनेज करून ठेवू शकत नाही. ही कन्सेप्ट आहे. दॅट्स वाय आपल्याला काय करावं लागतं, पायथन वरती जावं लागतं, पायथनची पांडाज ही लायब्ररी युज करावी लागते. त्याच्यावरती अजून एक रिझन आहे की टाइम सेव्हिंग आहे हे कन्सेप्ट, की आपण टाइम खूप जास्त सेव्ह होतो याच्यामध्ये. कधीपर्यंत तुम्ही एक्सेल मध्ये स्क्रोल डाऊन करत बसणार किंवा दुसऱ्या सिस्टम्स मध्ये सिलेक्शन इन्सर्शन करत बसणार. तर या पायथनच्या पांडाजमध्ये तुम्ही क्विकली करू शकता, या कन्सेप्ट लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा वरती करू शकता, लोड येणार नाही आणि लवकर या सगळ्या गोष्टी होतील. दॅट्स वाय वी विल युजिंग पांडाज लायब्ररी. ऑल्सो हे एक सपोर्टिव्ह आहे आपल्या एआय बनवण्यासाठी, एआय मशीन लर्निंग साठी सपोर्टिव्ह आहे. दॅट्स वाय वी विल यूज पांडाज लायब्ररी. ओके, तर खूप सारे डाऊट सगळ्यांचे क्लिअर झालेले असतील. आता जाऊ आपण सिलेबस वरती. काल आपण हेड, टेल अँड आयलॉग फंक्शनचा यूज करून डेटा सेट्स वरती काम केलेलं होतं. तर सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट काय आहे, डेटा सेट्सला अंडरस्टँड करणे. आपण काय केलेलं होतं, इम्पोर्ट पांडाज ॲज पीडी, पांडाज लायब्ररी इम्पोर्ट केलेली होती जेव्हा पण आपण नवीन लायब्ररी जातो. आता पायथन मध्ये एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची आहे की पायथन मध्ये खूप साऱ्या लायब्ररीज आहेत, खूप साऱ्या लायब्ररीज, लार्ज अमाऊंट ऑफ लायब्ररीज आहेत, ज्याच्या युजेसनी तुम्ही पायथन वरती काही पण काम करू शकता. जसं की तुम्ही पायथन यूज करून वेब डेव्हलपमेंटचं पण काम करू शकता, तुम्ही पायथन यूज करून सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचं काम करू शकता, तुम्ही पायथन यूज करून सिक्युरिटी सर्व्हेलन्सचं काम करू शकता, तुम्ही पायथन यूज करून सायबर सिक्युरिटीचं काम करू शकता, तुम्ही पायथन यूज करून एआयचं काम करू शकता, पायथन यूज करून मशीन लर्निंगचं काम करू शकता, पायथन यूज करून फायनान्शियल डेटा असतो त्याच्यावरती बँकिंग सिस्टममध्ये त्याच्यामध्ये काम करू शकता. म्हणजे पायथन एक अशी लँग्वेज आहे की ज्याचा यूज करून तुम्ही मल्टिपल व्हेरियस क्षेत्रामध्ये जाऊन काम करू शकता. अशी लँग्वेज दुसरी कोणती नाही. जसं की तुम्ही जावा यूज केली, जावा एक युजली तुमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटसाठी यूज होईल, त्यानंतर जावा स्क्रिप्ट वेब डेव्हलपमेंटसाठी यूज होईल, HTML वेब डेव्हलपमेंटसाठी यूज होईल. तर पर्टिक्युलर ज्या लँग्वेजेस आहेत त्या लँग्वेजेसचं पर्टिक्युलर एका क्षेत्रामध्ये म्हणजे एका फील्डमध्ये खूप जास्त काम आहे, त्या फील्डमध्ये ते काम करणार. दुसऱ्या फील्डमध्ये जर काम करायचं असेल तर त्या लँग्वेजेस कुठे ना कुठे अनेबल ठरणार. तर हे रिझन्स होते. दॅट्स वाय ते लँग्वेज पर्टिक्युलर सगळ्या याच्यामध्ये काम करू शकत होते. पण पायथन एक अशी लँग्वेज आहे, कुठे पण जावा, कुठे पण जाऊन तुम्ही काम करू शकता. त्याचं रिझनच असं आहे की याच्याकडे खूप साऱ्या लायब्ररीज आहेत. लायब्ररीज म्हणजे पांडाज सारख्या लायब्ररीज. पांडाज लायब्ररी आहे डेटावरती काम करण्यासाठी, नमपाय लायब्ररी आहे न्यूमेरिकलचे मोठे मोठे कॅल्क्युलेशन्स करण्यासाठी, मॅटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, थेन, केराज, खूप साऱ्या लायब्ररीज आहेत, थर्ड पार्टी लायब्ररीज आहेत की ज्याचं यूज करून तुम्ही प्रत्येक क्षेत्रामध्ये काम करू शकता. तर हे एक ऍडव्हान्टेज आहे पायथनचं, किंवा पायथनचं, पांडाचं, किंवा ह्या सगळ्या टेक्निकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, सो दैट्स इनफ. तो यहाँ पर हमने, अब मैं आता हूँ हमारे सिलेबस की तरफ, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट पांडाज एज पीडी किया, फिर उसके बाद में जो भी लोकेशंस वाइज यहाँ पर ट्रेस करके ले लिया. डायरेक्टली भी ले सकते हो आप, सिर्फ डायरेक्टली जब लोगे ना तो एक चीज याद रखनी है सबको कि जो भी चीज है आपका डेटा की फाइल और ये जिस भी लोकेशन में चल रहा है हमारा वो एक ही इसमें होना चाहिए, तभी आप कॉल कर सकते हो नाम को, या फिर आप पाथ से भी करोगे तो भी बेटर वे, कोई इशू नहीं है. तो उसके बाद में प्रिंट किया था हेड और टेल और आई लॉग करके देखा था. हेड टेल का मतलब होता है, हेड मतलब टॉप के वैल्यूज को एक्सेस करके देखा था, टेल मतलब डाउन के वैल्यूज को एक्सेस करके देखा था, आई लॉग की हेल्प से मिडिल की जितनी भी रेंज है वो करके देखा था. होप सो आप सभी ने इसकी प्रैक्टिस की होंगी. ठीक है, यहां तक किसी कुछ डाउट? एनी डाउट? ठीक है. अभी इस सेशंस के अंदर या फिर यहाँ से आगे होने वाले जितने भी सेशंस हैं हमारे, तो सबको ये एक चीज करनी है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ इधर से, ठीक है, जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये याद रखो, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक भी पॉइंट मिस आउट किया तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट, कुछ ना कुछ चीजें मिस आउट कर रहे हो.
अब यहाँ से मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जैसे ये कोई तो एक स्पीच चली है, ऐसे सुन रहे, ऐसा मत करो, ठीक है। सुनना है आपको, दिमाग में बिठाना है, कोई पॉइंट्स अगर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा तो नोट डाउन करके लेने, ये चीजें आपको ये करना पड़ेगी लेक्चर के अंदर। या फिर इतना ज्यादा हमारा फ्री टाइम नहीं है कि बार बार मैं ये चीजें रिपीट करवाऊँ आपको, ठीक है। तो सुनो, केयरफुली सुनो, ऐसा नहीं कि चल रहा है सामने वाला बोल रहा है तो सिर्फ आप सुन के छोड़ रहे हो या फिर सुन भी नहीं रहे हो, ठीक है। ध्यान से करना है सेशन, जो भी करना है ध्यान से करना है, आपका ये बेनिफिट होगा आगे चल के, ठीक है। तो अब ये सारे हमारी चीजें हो गई, इतने हम चीजें की। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं इस डेटा फ्रेम के ऊपर? अभी मैं यहाँ पर अगर फिर से इसको ये कर दूं, हेड टेल किया हमने और आई लॉक किया, और फिर से मैं इन चीजों को रन करता हूँ। पहले ये वाला किया लाइन रन मैंने, फिर ये वाली, ठीक है, ये मैंने लाइन रन कर दी। अब जो मेरे डेटा फ्रेम है, यहाँ पर मैं अगेन न्यू इसमें एक लाइन ले लेता हूँ न्यू, और यहाँ पर डीएफ डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से डीएफ डेटा फ्रेम आ रही, इस तरीके से डेटा है। आप इसके अंदर, आपको लेने के लिए कहा था मैंने डेटा, इससे भी ज्यादा, इससे भी बेहतर आप डेटा सेट्स ले सकते हो आपके सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर एंट्रीज भी और ज्यादा बढ़ा के आप डाल सकते हो। एक्सेल में जाना है आपको और एंट्रीज बढ़ानी है, और फिर यहाँ पर भी एंट्रीज बढ़ जाएंगी। अब इसका मुझे अगर शेप फाइंड करना है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग के फील्ड में ना, हमने हेड किया, टेल किया, आई लॉक किया, तो अंडरस्टैंड किया। अब उसके अलावा हम एक और एक चीज करेंगे, इसका शेप फाइंड करेंगे। शेप फाइंड करने के बाद में मुझे एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, शेप पता चल जाएगा, कितना लार्ज डेटा है, कितना बड़ा डेटा है मेरा। तो यहाँ पर नाम क्या है मेरे डेटा फ्रेम का? डीएफ नाम है। तो मैं डायरेक्टली उस नाम को लिखूंगा, डीएफ डॉट शेप लिखूंगा यहाँ पर। डीएफ डॉट शेप लिख के रन कर दूंगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शेप आ गया है इसका, ठीक है। इसको अगर जूम आउट करके हम देखते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 4,5, 5,4, इस तरह से शेप आ रहा है। शेप मतलब क्या होता है? एक स्ट्रक्चर, मराठी में हम उसको बोलते हैं आकार। तो वो चीजें फाइंड फाइंड आउट कर रही है। अब यहाँ पर 5,4 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने 5 जो है वो रोज के लिए लिए और 4 जो है कॉलम्स के लिए लिए है। तो आप गिन सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड वाला रो हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, फिर उसके बाद में फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, 5 रोज है, एंड देन 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है। तो उसने शेप बता दिया। अभी कभी काफी बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट्स होगा, जिसके बहुत ज्यादा रोज होते हैं, बहुत ज्यादा कॉलम्स होते हैं। तो आप सिंपली डीएफ डॉट शेप, मतलब उस डेटा फ्रेम का नाम लिख सकते हो, और फिर उसके बाद में डॉट शेप करना है, तो उसका शेप आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपली शेप फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक्सेल के अंदर भी नीचे लिखा हुआ होता है, उसके वहां पर राइट साइड में कॉर्नर में एक्सेल के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि शेप कितना है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अगर पांडास में करना है, पाइथन के पांडास में करना है, तो डीएफ डॉट शेप कर सकते हो। इस तरह से शेप फाइंड आउट करोगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा विविंग समरी इंफॉर्मेशन, थोड़ी से अलग से जाके हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे डेटा सेट्स के बारे में, हमारे इस डेटा के बारे में। तो यहां पर हमें करना है डीएफ डॉट इन्फो, और ब्रैकेट देना है, डीएफ डॉट इन्फो और उसके आगे ब्रैकेट देना, और इस चीज को रन कर देता हूँ। जैसे रन कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, डीएफ डॉट इन्फो। अब सबको पता है इन्फो का मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएफ डॉट इंफॉर्मेशन, डीएफ की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। डीएफ जो नाम की जो डेटा फ्रेम है, जो नाम दिया है, उस डेटा फ्रेम की हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकल के यहाँ पर सामने आ जाएंगी। और हर बार को ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। जब भी आप प्रोजेक्ट्स लोगे, नया प्रोजेक्ट्स पर काम करने जाओगे, ये स्टेप्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर लगते हो, डेटा एनालिटिक्स पोजीशंस के लिए लगते हो, पावर बीआई डेवलपर पोजीशंस के लिए लगते हो, डेटा साइंस पोजीशंस के लिए लगते हो, डेटा इंजीनियर पोजीशंस के लिए लगते हो, जिस भी फील्ड में आपका नाम है डेटा और आपको डेटा पर काम करना है, उस हर एक फील्ड में मैंडेटरी आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं। अब यहाँ पर क्या किया हमने, डीएफ डॉट इन्फो इन्फॉर्मेशन निकाली। क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई डेटा सेट्स के बारे में? पहले तो आया पांडास की कोर डेटा फ्रेम है, यस हमने पांडास में लिया तो कोर डेटा फ्रेम है। रेंज ऑफ इंडेक्स आया, टोटल 5 एंट्रीज है, 0 से लेके 4 तक है ना, इसके अंदर 5 एंट्रीज, 0 से लेके 4 तक ये 5 एंट्रीज है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहे, तो डेटा कॉलम्स, टोटल 4 कॉलम्स है। कॉलम्स का नाम क्या है? 0 नंबर पर हमारा नेम है, यहाँ पर 0 नंबर पर नेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पर एज है, सेकंड नंबर पर सिटी, थर्ड नंबर पर सैलरी कॉलम्स है। फिर नॉन नल वैल्यू, अभी नॉन नल का मीनिंग क्या हो जाता है कि इसके अंदर नल मतलब एम्प्टी, एम्प्टी वैल्यू है क्या? तो यहाँ पर 5 नॉन नल नॉन नल नॉन नल नॉन नल दिखा रहे हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है, पूरा का पूरा डेटा भरा हुआ है।
अगर इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू होती तो यहाँ पर शो होती कि अगर आपने जो डेटा सेट दिया है उसके अंदर कुछ ना कुछ एम्प्टी वैल्यूज है करके, लेकिन इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू है ही नहीं तो कहाँ से शो करेंगे। अगर एम्प्टी वैल्यू होती तो फिर हमारा काम बढ़ जाता, हमें फौरन से जाके उस एम्प्टी वैल्यू को फिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डेटा लेंगे ना वो 100% फिलेड आउट होना चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कॉलम कोई वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो अगर मिसिंग है तो हमें जाकर फिल आउट करना पड़ेगा। हम पंडास के अंदर भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए तो नन वैल्यूज नहीं है। डेटा टाइप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नेम का डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एज का इंटीजर आ रहा है, सिटी का ऑब्जेक्ट आ रहा है और सैलरी का इंटीजर आ रहा है। तो देख सकते हैं नेम का जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड एंड ईवा, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में फिर एज का जो कॉलम से इंटेजर है, इंटेजर मतलब क्या, न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर है उसके अंदर, तो 25 30। सैलरी का भी इंटेजर आएगा, सिटी का ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये डेटा टाइप भी बता रहा है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर बता रहा है कि डेटा टाइप्स में इंटेजर के 2 है, ऑब्जेक्ट के 2 है। इंटेजर डेटा टाइप जो है इंटेजर के 2 है, ऑब्जेक्ट के 2 है। फिर यहाँ पर मेमोरी यूसेज भी बता रहा है कि कितनी मेमोरी स्टोर की है इस डेटा सेट्स ने, जो भी डेटा फ्रेम बनाया हमने डेटा है वो कितनी मेमोरी, तो 288.0 प्लस बाइट। ठीक है, इतने बाइट्स की मेमोरी इसने स्टोर की है। मतलब कितनी लेंथ ली है, कितने मेमोरी में स्टोर हुआ है, कितनी उसकी कैपेसिटी, कितनी उसकी साइज है, पूरा का पूरा साइज। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो शेप देखा, शेप और साइज में फर्क है। शेप और साइज में क्या फर्क है वो भी मैं बता देता हूँ आपको क्विकली, कि किसी भी डेटा का शेप होगा तो, अब जैसे मान के चल रहा मेरे पास दो एक डेटा सेट से, एक डेटा सेट से यहाँ पर आप इसका शेप मतलब आउटर स्ट्रक्चर, जिसका हम आकार बोल सकते आउटर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर फाइंड किया जाता है, इसको बोलते हैं हम शेप। ठीक है, और इसके अंदर की चीजें कैलकुलेट की जाती है, पूरी के पूरे अंदर की चीजें जो भी है, अगर ये कैलकुलेट की जाती है तो इसको हम बोलते हैं साइज। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, शेप मतलब बाहर की आउटर स्ट्रक्चर और साइज मतलब ये अंदर की चीजें। तो यहाँ पर वो साइज बता रहा है, मेमोरी यूसेस ये साइज बता रहा है कितने साइज में स्टोर हुआ है, तो ये सारी चीजें, तो इन ये df.info करने के बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अंडरस्टैंड एवरीवन? गिव मी अ क्विक रिस्पांस गाइस। सबको रिस्पांस देना है, सबको कम्युनिकेट करना है। कौन बाकी है अभी रिस्पांस देने का? जो कम्युनिकेट करेगा ना, जो ज्यादा कम्युनिकेट करेगा हर एक बात में, हर एक चीज में, वो थोड़ा सा नॉलेजेबल बनेगा। क्योंकि देखो सीख रहे हो चीजें आप, ये सही बात है, लेकिन इंटरव्यू भी तो आपको कम्युनिकेट करके देना है। और मैं बार बार एक स्टूडेंट को एक बात बोलता हूँ कि ऐसा ना हो जाए कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ और वहां पर इस टेक्निकल वर्ड में आपकी आवाज आप खुद पहली बार सुन रहे हो। ऐसा ना हो कि आप कोई टेक्निकली बात कर रहे हो, कोई डेफिनेशंस बोल रहे हो, कोई आप टेक्निकल टर्म्स के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरव्यू से, और आपकी आवाज आप खुद पहली बार सुन रहे हो, अरे मेरी आवाज तो कम्युनिकेट करते वक्त डेफिनेशन बोलते वक्त ऐसे आती है, ऐसा ना हो जाए। तो कम्युनिकेट करना है मुझसे। ललित एंड समृद्धि, क्लियर है ये? समृद्धि, नहीं विषय इसके अंदर ये उसके बाद में साक्षी क्लियर है? ओके, प्रथमेश, ओके, ठीक है। तो ओपन करो आपका गूगल कॉल ऐप या फिर जुपिटर नोटबुक, उसके अंदर आपको क्या करना है, df.shape df.info,
ये दो चीजें करनी, इसके पहले का कोड आपने तो किया होगा आई लॉग तक, तो ये दोनों चीजें भी कर लो क्विकली। क्या क्या? हाँ, और एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, रन कर सकते हैं, जैसा जैसा मेरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आपने प्रीवियस जो प्रोग्राम किया था ना, उसी के अंदर कर दो। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, फिर उसके बाद में ये, तो फिर पूरा सिर्फ काम ये करना पड़ेगा कि जब भी आप नए दौर से फाइल ओपन करोगे तो रन करना है पूरे के पूरे कोड को एक बार। ये क्विकली रन करके मुझे भेज दो। डीएफ डॉट शेप और डीएफ डॉट इन्फो, ये दो वर्ड टाइप करने के लिए कितना टाइम लगता है गाइस? सिर्फ दो ही तो वर्ड टाइप करने हैं, और कितना टाइम लगता है? जिनका बाकी रहा है क्विकली भेज दो। बहुत सारी चीजें करनी है, अभी तो बाकी है। ये दो वर्ड्स के लिए साइड बाय साइड किया करो ना गाइस, डायरेक्टली जब भी सेशन हमारा स्टार्ट होना उसके पहले 2 मिनट पहले पूरा का पूरा
जो भी जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो, वो ओपन किया करके रखा करो, प्रोग्राम रन करके रखा करो। जिसे मैं बोलूँ प्रैक्टिस करो तो फिर डायरेक्टली उसको करके टाइप करके डायरेक्टली भेज दिया करो। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है वो भी डेटा अंडरस्टैंड का ही पॉइंट है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके देखेंगे, डिस्क्राइब करना, पूरे के पूरे डीएफ टेबल को डिस्क्राइब करवाना। अब डिस्क्राइब जो है वो वर्क करता है ओनली न्यूमेरिकल कॉलम, जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स रहेंगे उसके ऊपर वर्क करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डीएफ को प्रिंट कर दूं, तो इसके अंदर कौन से न्यूमेरिकल कॉलम्स है मेरे, एज एंड सैलरी। यस, ये न्यूमेरिकल कॉलम्स है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर वर्क करेगा हमारा डिस्क्राइब कीवर्ड। तो डिस्क्राइब करा के भी देखेंगे हम कि किस तरह से वर्क करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर वर्क करेगा, और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल कॉलम्स को वो डिस्क्राइब करेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, डीएफ डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब जैसे लिखता हूँ यहाँ पर ऊपर आ रहा है, ठीक है, एंटर कर देता हूँ मैं, तो ये डिस्क्राइब लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद में फिर मैं कर देता हूँ उसको रन। और जैसे ही रन कर देता हूँ डीएफ डॉट डिस्क्राइब, तो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कॉलम्स डिस्क्राइब होके आ जाएंगे। देखो यहाँ पर एज वाला कॉलम था जो कि हमारा न्यूमेरिकल कॉलम था, जिसको हम इंटीजर बोल रहे थे, और सैलरी वाला कॉलम था। दोनों के दोनों कॉलम्स के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। तो अब अभी एक एक करके देखते क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है। सबसे पहले आया है काउंट, कि एज का काउंट कितना है और सैलरी का काउंट कितना है। एज का काउंट कितना है, 5, सैलरी का भी 5 आ रहा है, मतलब टोटल एंट्रीज ही हमारे 5 5 की है, ठीक है, ये 5 5 की एंट्रीज है, तो यहाँ पर काउंट 5 5 आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है मीन, ठीक है, मीन आ रहा है, मीन इसका 28 आ रहा है, और इसका 73,000 आ रहा है, मीन आ रहा है। अब मीन मतलब होता क्या है, काफी सारे लोगों का स्टैटिस्टिक हुआ होगा तो उनको पता होगा मीन मतलब क्या है। क्या होता है मीन, द एवरेज वैल्यू, जो हमारा एवरेज रहेगा, एवरेज निकालेंगे, एवरेज वैल्यू उसको बोलते हैं हम मीन। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला भी होता है टोटल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है उसका। तो सिंपली ये मान के चलते कि हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, एवरेज निकाला गया है, मीन, मतलब एज का मीन कितना है, सैलरी का मीन कितना है, वो निकाला गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के भी स्टैटिस्टिक का पार्ट है। अब जिनका गाइस स्टैटिस्टिक हुआ है कभी ना कभी, तो वो बता सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस मतलब क्या। आइडिया तो होगा स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में। यस, ठीक है, और कौन बता सकता है। ठीक है, नो इश्यू। हम क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस को मेजर्स करते हैं, एक्चुअल और कितना है, एवरेज के बीच में का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, स्प्लिट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हो जाती है। यहाँ पर समथिंग आ रहा है, जब स्टैटिस्टिक में जाएंगे तो इन चीजों को और भी बेहतर तरीके से हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर वो आ रहा है, चीजें आ रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है मीन। मीन मतलब मिनिमम वैल्यूज, एज के अंदर कितनी है और सैलरी के अंदर कितनी है। तो एज के अंदर कितनी, 22 मिनिमम एज है, और सैलरी के अंदर मिनिमम सैलरी 68,000 से। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो मैक्सिमम, मैक्सिमम एज के अंदर एज 35 है, और मैक्सिमम सैलरी के अंदर सैलरी 80,000 से। फिर 50% एज और सैलरी की कौन सी आ रही है, 25% कौन सी आ रही है, और 75% पर कौन सी आ रही है। ये सारा का सारा डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ। मतलब देखो, टोटली काउंट बताया गया, कितने एज के अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर एज के अंदर कितना काउंट है, सैलरी के अंदर कितना काउंट है। उनका एवरेज बताया, मीन मतलब एवरेज बताया, स्टैंडर्ड डेविएशंस बताया यहाँ पर, मिनिमम वैल्यूज कितनी है, मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है, 50% वैल्यूज कितनी है, उसके बाद 25% वैल्यूज कितनी है, 75% वैल्यूज। तो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल डेटा को इसने डिस्क्राइब कर दिया पूरा का पूरा। अब इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया आ जाती है कि अगर आपको नया कुछ डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है,
तो आपको एक समझ में आ जाता है कि मिनिमम लेंथ कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। तो मिनिमम कितना मुझे इंसर्ट कर सकता हूँ मैं, मैक्सिमम कितना इंसर्ट कर सकता हूँ। तो नई वैल्यू कोई भी इंसर्ट करनी है तो इनके बीच में, इन बिटवीन दैट मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। तो ये आइडिया हो जाती है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 50% वैल्यूज, मीन क्या है, एवरेज क्या चल रहा है, काउंट क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिस्क्राइब करने के बाद में। अंडरस्टैंड? क्विकली इसको भी वर्क करके देख लो। तो गए गाइस? ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक मैं कोड राइट करता हूँ, तो उसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पर मैंने डीएफ लिखा है। ठीक। इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है। तो डेटा फ्रेम के टॉप के 3 वैल्यूज यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, 2 वैल्यूज बोलो, 3 वैल्यूज बोलो, सिमिलर ही है। तो यहाँ पर कुछ टॉप के 3 वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डॉट सम लिख रहा हूँ मैं यहाँ। तो सम का मीनिंग समेशन ही होता है। तो अभी क्या आउटपुट आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ? अब करके मत देखो हाँ गाइस। अब आउटपुट सर्च करना है तो क्विकली जाओगे जुपिटर नोटबुक पर, टाइप करोगे, फिर क्या आउटपुट आता देखोगे, फिर मुझे सामने वाले को समझाओगे। ऐसा ऐसा आता है। ठीक है। सम का मीनिंग होता है समेशन। सीधा सीधा मीनिंग है यहाँ पर, df डॉट हेड, हेड के 3 वैल्यूज सिलेक्ट कर रहा है, और उसका जो हेड के 3 वैल्यूज है ना उसका हम कर रहे हैं समेशन। मतलब इसका समेशन हो गया, इसका सम हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा, और इसका सम हो जाएगा। ये 3 वैल्यूज का सम हो जाएगा। रन कर दे तो देख सकते हो आप। नेम का समेशन हो क्या आ रहा है, एलिस बॉब चार्ली। एज का सम हो क्या आ रहा है, 90। सिटी का सम हो क्या आ रहा है, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। और उसके बाद में सैलरी का सम हो क्या आ रहा है, जो भी सैलरी का सम है। 3 वैल्यू का हम क्या करें, समेशंस कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब सम कैसे तो उसका भी समेशन होता है ना, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू का। अपने मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू का भी समेशन होता है। नहीं नहीं, कॉन्केटिनेशंस क्या होता है, मर्जिंग्स टाइप्स अलग है। अभी देखो, कॉन्केटिनेशन एडिशंस होगा, एडिशंस मतलब ऐड करने का, टेक्स्ट का एडिशन इस तरह से होता है ना। हमने काफी बार ये भी देखा था कि मल्टीप्लिकेशंस भी होता है टेक्स्ट का, मल्टीप्लिकेशन होता है टेक्स्ट का,
एडिशंस होता है टेक्स्ट का, सब्सट्रैक्शन होता है टेक्स्ट टेक्स्ट का, ये सारी चीजें होती है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशंस करवाया, देखो सम मतलब क्या होता है, सम का मीनिंग क्या है, एडिशंस, ऐड करवाना। यहाँ पर एलिस, बॉब और चार्ली, टेक्स्ट को भी एडिशंस करवाया। न्यूमेरिकल का एडिशंस अलग आ गया, न्यूमेरिकल का ऐसा नहीं आया एज की 22 23 25, इस तरह से एज नहीं आई, पूरा का पूरा एडिशंस होके आ गया। टेक्स्ट का वापस एडिशंस हुआ, नंबर का वापस एडिशंस हुआ, तो इस तरह से एडिशंस होता है। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है सबको ये? ओके ओके। उसके अलावा और एक चीज कर बताओ, उसका आउटपुट बताओ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे वापस से समेशंस करना है, लेकिन मुझे समेशंस करना है पर्टिकुलर एक कॉलम्स का। जैसे मैं यहाँ पर डीएफ अगर प्रिंट कर दूं, डीएफ के अंदर देखो एक कॉलम्स है, सैलरी, चलो सैलरी को पकड़ के ले लो। सैलरी का मुझे पूरे के पूरे सैलरी का एडिशंस करवाना है, तो मैं किस तरह से करवाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से डीएफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, डीएफ, और डीएफ के अंदर से ब्रैकेट लेना पड़ेगा और सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ले लूंगा और इसके ऊपर लिखूंगा सैलरी। ठीक है, ब्रैकेट लेके मैंने यहाँ पर लिखा सैलरी, मतलब ये होता है हमारा सिलेक्शन, डीएफ इन ब्रैकेट सैलरी, मतलब डीएफ मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर डॉट सम कर रहा हूँ। और जैसे सम कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं रन कर रहा हूँ, तो इसका समीशन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है समीशन 365,000। तो इस तरह से आप समीशंस भी निकाल सकते हो इसका, पर्टिकुलरली एक कॉलम का, पूरे का पूरा कैसा निकालना वो भी देखा आपने। फिर उसके बाद में एक कॉलम का किस तरह से निकालना है वो भी देखा। फिर डीएफ सैलरी का ही मैं, अगर डीएफ सैलरी को ही वापस से सिलेक्ट कर दूं, ठीक है, तो अगर सैलरी को ही वापस से सिलेक्ट कर लूं, क्या हो गया, सैलरी वापस से सिलेक्ट करने के बाद में सम की जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, मैक्स निकाल देता हूँ, तो ये निकल जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम निकल जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे मिनिमम निकालना है, तो अगेन यही क्वेरी, सिर्फ उसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद में इस कैपिटल होना चाहिए, ये थोड़ा सा केस सेंसिटिव है तो ये मैटर करता है सारी चीजें, और मिनिमम लिखूंगा मैं, तो मिनिमम निकल के जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं क्या कर निकालता हूँ, डीएफ डॉट सैलरी, इन ब्रैकेट सैलरी ले लेता हूँ मैं, और सैलरी के अंदर हमारी क्या चीजें होगी, मिनिमम की जगह पर मीन भी निकाल देता हूँ। मिनिमम अलग है, मीन अलग है, मीन मतलब एवरेज होता है हमारा। ठीक है, और एंटर कर दिया मैंने, अब ये दोनों की दोनों चीजें हमारे निकल के आ गई। Wait a minute। ठीक है, यहाँ पर मीन का प्रॉब्लम्स दे रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे इसको अलग से इसमें लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे प्रिंट के अंदर डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकता हूँ। ठीक है, आ रहा है यहाँ पर मिनिमम भी, यहाँ पर 73,000 आ रहा है, और मीन भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू सैलरी के अंदर इतनी, और मीन भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा कैलकुलेशंस। थोड़ा सा हमने शॉर्टली कैलकुलेशंस करके देखा है, क्या क्या देखा हमने, देखा पर्टिकुलरली सब चीजों का समेशन करके देखा। उसके बाद में एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट किया, उसका समेशन करके देखा, मैक्सिमम निकाल के देखा, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम निकाल के देखा, मीन निकाल के देखा। हर एक चीज आप निकाल के देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ उसका प्रॉपरली कीवर्ड नजर आना चाहिए। क्लियर है? ओके, डू इट। इसको ले लो आप जुपिटर नोटबुक के अंदर और रन करके देख लो पूरी चीजें। इसके अलावा एक टास्क रहेगा आपके लिए, कि जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जो कि फ्राइडे के दिन होगा, कल थर्सडे के दिन हमारा नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, तो फ्राइडे के दिन आते वक्त पंडास के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सर्च करने, अगर किसके पास अवेलेबल होंगे तो ठीक है, नहीं है तो सर्च करने, और वो पढ़ के आना है, वो करके आना है। उसके साथ साथ पाइथन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों भी पढ़ने हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करो, नोटबुक में लिख के ले लो, फिर उसके बाद में वो पढ़ के आना है, वो मुझे बता दो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पाइथन के और पंडास के दोनों के।
क्योंकि काफी बार इंटरव्यूज में जब भी आप मैक मॉक इंटरव्यूज उठा के देख लोगे तो उसके अंदर कॉमनली क्वेश्चंस हो रहा है, क्या क्वेश्चंस हो रहा है कि दैट इज टेल मी द 8 एडवांटेजेस ऑफ पाइथन, टेल मी द 8 डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अभी चलो एडवांटेजेस का भी तो पाइथन क्या बता लोगे, ऐसा है वैसा है, अच्छा ये बताने, लेकिन डिसएडवांटेजेस बताना है तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। वो करके आओ, और पंडास की भी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस करके आओ। और इसके अलावा होप सो सभी की पंडास की डेफिनेशन हो गई होंगी। डेटा साइंस की डेफिनेशंस नहीं है तो फाइंड करके कर लो, डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशंस अगर नहीं भी है तो फाइंड आउट कर लो कहाँ पर क्या डेफिनेशन है, गूगल से ले लो और डेफिनेशन रीड आउट कर लो। उसके अलावा ये सारे टास्क कंप्लीट करने। अब इसके अलावा एक टास्क ये है कि जो ये डेटा सेट है इसके अंदर हमारे कितनी, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4-5 ही वैल्यूज लिए, आपको इसके अंदर 30 वैल्यूज लेनी है, 30 रो का डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, इवा किया, इसके आगे और भी ये 5 एंट्रीज हो गए और 25 ऐड कर लो। 30 एंट्रीज का कम से कम डेटा होना चाहिए, तो सबको करना है 30 एंट्री का डेटा। और यही वाला ही करो, आपके पास अगर होगा अलग से कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो यूज मत करो क्योंकि समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, इस बेसिस पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस जैसा डेटा सेट क्रिएट करो, ये टास्क कंप्लीट करने हैं आपको। अगर कोई किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं मुझे। साक्षी, एनी डाउट्स? इंपॉर्टेंट है पंडास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हर एक स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगी। और इसके अलावा एक और एक चीज याद रख लो कि ये जो स्टेप्स है ना, ये इंटरव्यू के अंदर भी पूछेंगे। ठीक है, सोमनाथ का इंटरव्यू हुआ है, तो सोमनाथ को पता है, इंटरव्यू के अंदर भी ये स्टेप्स पूछेंगे आपको कि पंडात में ये करके दिखाओ, अच्छा ये करके दिखाओ, मिनिमम फाइंड करके दिखाओ, इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाओ, या फिर टॉप के कुछ वैल्यूज मुझे एक्सेस करके दिखाओ, मिडल के कुछ करके दिखाओ, समेशन करके दिखाओ, डिस्क्राइब करके दिखाओ। ये टास्क पूछेंगे, इसके आगे भी बहुत सारे टास्क है। ग्रुप बाय करके दिखाओ, मर्जिंग करके दिखाओ, कॉन्कैट करके दिखाओ, ठीक है, ज्वाइनिंग करके दिखाओ। ये सारे टास्क पूछने वाले हैं, जो टास्क हम सीख रहे हैं। और ये प्रैक्टिकली करने के लिए पूछते हैं, अभी ऐसा भी नहीं कि मुंह से पूछेंगे और बात खत्म। प्रैक्टिकली करने के लिए पूछते हैं, क्योंकि पंडास के अंदर जो भी इंटरव्यू होगा तो पंडास के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा प्रैक्टिकली ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो उस अकॉर्डिंग स्टडी करो। और सबका बेस क्लियर तो आगे चल के आप मशीन लर्निंग के या फिर जो भी डेटा एनालिसिस के बड़े बड़े टास्क सॉल्व करके पाओगे, अगर ये बेस क्लियर रहेगा तो। क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट्स के अंदर और हर एक टास्क के अंदर वहां पर आपको पंडास लैबोरेटरीज पर होके ही गुजरना पड़ेगा, वो काम उसका करना ही पड़ेगा आपको, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप से सभी को क्लियर होगा, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो जो टास्क बोले हैं मैंने वो टास्क करके नेक्स्ट सेशंस में आ जाओ। इसके अलावा रिकॉर्डिंग आपको मैं कल भेज दूंगा, या फिर कल का सेशंस नहीं हुआ तो परसों के दिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ खाली फोकट टाइम पास के लिए नहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकता है, उसको मैं भेज दूंगा। और रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ तो इसका मीनिंग है कि आपको देखना है, स्टडी करनी है, रिविजन करनी है। ठीक है, कंपलसरी देख के आना है रिकॉर्डिंग और एक बार, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए होते हैं लेक्चर के अंदर, वो रिकॉर्डिंग में कवर होके चले जाते हैं। ठीक है, ललित और प्रथमेश दोनों लेक्चर्स के अंदर रहेंगे, बाकी सारे लेफ्ट कर सकते हो। बाय, गुड नाइट। एनी डाउट्स, प्रदीप, ऐश्वर्या?